क्वेश्चन नंबर 6.6 इसमें कह रहा है अंडरलाइन द करेक्ट अल्टरनेटिव। व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स पार्टी देख रहा हूँ, व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन अ बॉडी, यानी किसी भी बॉडी पे जब कंजर्वेटिव फोर्स की वर्क पॉजिटिव हो तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज या डिक्रीजेज या रिमेंस अनअल्टर्ड। देखते हैं, जैसा कि हमें पता है, ऑलरेडी पढ़ रखे हैं वर्क एनर्जी पार्ट में, कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स वर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, एफ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, है ना, एंड एफ डी आर, एफ कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, एफ डी आर इक्वल टू माइनस डी यू। इंटीग्रेशन कर दिया जाए, एफ ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, यानी दिस इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वही बात आ गया, मैं शॉर्ट में डायरेक्ट याद करा दिया, ये याद दिला रहा था तुम्हें, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो तुम। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा डी यू मीन्स डी यू का इंटीग्रेशन डेल्टा यू माइनस ऑफ डेल्टा यू, सेम कहानी। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर वर्क डन पॉजिटिव होता है, यानी मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ कह रहा है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स की वर्क डन पॉजिटिव हो, ये अगर पॉजिटिव अगर वर्क हो रहा है तो पॉजिटिव एंड निगेटिव मिलकर क्या बनेगा, निगेटिव। तो डेल्टा यू क्या हो गया, माइनस। तो डेल्टा यू निगेटिव मतलब यू एफ माइनस यू आई निगेटिव, इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल जी कम है इनिशियल से, इसका मतलब यू एफ माइनस यू आई इजकल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर पोटेंशियल जी क्या हो गई, घट गई। अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव होता है तो चेंज इन पोटेंशियल जी माइनस में है, तो साफ साफ पता है कि पोटेंशियल जी डिक्रीज हो गया, तो पोटेंशियल जी डिक्रीज होगा। करेक्ट। पार्ट बी, वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट अ फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। जब ब्लॉक मूव करता है काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, वेलोसिटी मान लो यहाँ है। अगर सरफेस के रेस्पेक्ट में ब्लॉक मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा, रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन क्या होगा, निगेटिव, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, वेलोसिटी के अलोंग, एंड फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा। हम ग्राउंड फ्रेम में जिस फ्लोर के रेस्पेक्ट में ये स्लिप कर रहा है उस फ्रेम में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, निगेटिव। और निगेटिव वर्क होने का मतलब बॉडी की एनर्जी क्या हो रही है, लॉस। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगी, कम। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आंसर पार्ट बी का, लॉस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। पार्ट सी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ अ मेनी पार्टिकल सिस्टम, मान लो पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, ये मिलकर एक सिस्टम है। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ अ मेनी पार्टिकल सिस्टम, एक बहुत सारे पार्टिकल का एक सिस्टम हमने सोचा, इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स या सम ऑफ इंटरनल फोर्स, यानी इसकी मोमेंटम में चेंज, इसकी मोमेंटम में चेंज, यानी टोटल जो मोमेंटम में चेंज आएगा पूरे सिस्टम का। देखो 2-3 पार्टिकल का हमने एक सिस्टम माना है, तो यहाँ फोर्स आपस में जो लग रहे हैं वो इंटरनल फोर्स है ना। अगर मैं इन तीनों को एक सिस्टम मान लूँ तो ये फोर्सेज आपस में जो लगा रहे हैं वो इंटरनल है। तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम चेंज, यानी इसकी मोमेंटम में चेंज, सभी मोमेंटम का चेंज का वेक्टर सम करोगे तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, एक्सटर्नल फोर्सेज। दिस इज F1 F2, तो यानी न्यूटन सेकेंड लॉ यही तो कहता है, F नेट एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये एक्सटर्नल फोर्स होता है जो कि सिस्टम के पूरे सिस्टम का मोमेंटम चेंज करने के लिए जिम्मेदार होता है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो मोमेंटम में चेंज जीरो होगा, इंटरनल फोर्स जिम्मेदार नहीं होता है। फिलहाल अगर मैं एक ही बॉल को लेकर दिखाऊं तो आसान हो जाता है, लेकिन एक ही बॉल लिया, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया इस बॉल के लिए। अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या है, आपस में जो फोर्सेज लगाएंगे इंटरनल फोर्सेज होंगे। तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम चेंज करने, पूरे बॉल के मोमेंटम चेंज करने के लिए यह फोर्स जिम्मेदार होगा, एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पर हालांकि हमें मेनी पार्टिकल्स का सिस्टम बोला था, इसलिए मैंने 3 दिखा दिया, 3 या 4 भी ले सकते थे। तो आपस में जो इंटरनल फोर्सेज एक दूसरे पर लगा रहे हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे अगर चार्जेज हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, तो वो इंटरनल फोर्सेज जिम्मेदार नहीं होंगे पूरे सिस्टम के मोमेंटम चेंज करने के लिए।
इंटरनल फोर्स के कारण मोमेंटम पूरे सिस्टम का चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर इस बॉल का पर्सनली अगर मोमेंटम देखूंगा तो इसके कारण जो फोर्सेज होंगे वो इसके कारण जो फोर्स होगा वो इसके मोमेंटम को चेंज करेगा। तो जाहिर सी बात है, जब आप इसको देख रहे हो तो इसका फोर्स अब वो एक्सटर्नल फोर्स ट्रीट हो गया ना, तो बात तो ट्रू है। फिलहाल हमें ये बहुत सारे पार्टिकल का सिस्टम मानकर दिखाना था, इसलिए तो एक्सटर्नल फोर्स होगा इसमें। पार्ट डी, ये न्यूटन सेकेंड लॉ से था। एंड पार्ट डी, इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दो ब्लॉक 1 u1 एंड ब्लॉक 2 u2 वेलोसिटी से मान लो चल रहा है। जाहिर सी बात है कि दोनों में पीछे वाले की वेलोसिटी ज़्यादा है, दोनों कोलाइड किया और कोलिजन में एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, और ऑल्दो ये चिपक जाते हैं। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, कोलाइड होते हैं और कोलिजन के बाद ये कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं। देखिए, जब ये कोलिजन होगा, कोई भी कोलिजन, तो इंटरनल फोर्स एक दूसरे पे होगा, कि बिकॉज ये सिस्टम हमने पूरे को मान लिया, आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया है, तो इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है। तो पार्ट डी में इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज, द क्वांटिटीज विच डू नॉट चेंज आफ्टर द कोलिजन। डू नॉट चेंज आफ्टर द कोलिजन का मतलब कंजर्व रहना। कौन ऐसा क्वांटिटी जो कंजर्व रहेगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी का तो लॉस होगा इसमें, है ना, तो ये नहीं होगा। टोटल लीनियर मोमेंटम हाँ होगा, यस, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स अभी इसमें क्या है, जीरो। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होगा, एक्सटर्नल फोर्स चेंज इन मोमेंटम फॉर टाइम इंटरवल, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो चेंज इन मोमेंटम जीरो आएगा, यानी मोमेंटम कंजर्व होगा। ये तो ऐसे भी आपको पता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर क्या होना चाहिए, जीरो। और कोई भी हादसा इंटरनल फोर्सेस के कारण हुआ तो कोलिजन होगा, तो जो भी हादसा हुआ यहाँ पर कोलिजन हुआ, तो उस कोलिजन में कॉमन चले या नहीं चले, जो भी हो, तो वहाँ पर इंटरनल फोर्स हुआ ना, एक दूसरे मेंबर पे फोर्स लगा रहा है, तो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसलिए मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। तो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, हाँ ये तो ट्रूथ है, यानी ये तो एक्सटर्नल, इससे इसका मतलब नहीं है एनर्जी टोटल कंजर्व होगा। देखो, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, टोटल एनर्जी कंजर्व होगा। इस केस में क्या होगा, तो थोड़ी बहुत हीट एनर्जी रिलीज होगी, टोटल फाइनली काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता। आपने देखा था ना, पढ़ा था एक फॉर्मूला, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है, बट इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी तो नहीं रहेगा कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी घट जाती है फाइनली, और यहाँ पर मोमेंटम तो रहेगा कंजर्व। लेकिन ओवरऑल एनर्जी अगर बात करूँ तो जो काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज होती है ना, वो थोड़ी बहुत थर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी, इन सब में लॉस हो जाती है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी की बात कर रहा है ना, तो ऑल टाइप की एनर्जी अगर सिस्टम में देखें तो वह कंजर्व रहता है। तो इसका आंसर ये भी होगा, एनर्जी जो होगा टोटल सिस्टम का दोनों बॉडी मिलाकर वो भी कंजर्व रहेगा।